हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट की हुई है हमने। 2 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस और क्या होता है केमिकल शिफ्ट, उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग कर देते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, क्योंकि जो आज पढ़ने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में एक चीज देखी थी, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी। डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी या डायमैग्नेटिक करंट, ये क्या होती है? डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी क्या होती है? तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारा सबसे पहले क्या था कि कोई भी हमारा प्रोटॉन होता है, ठीक है, कोई भी प्रोटॉन है वो हमारे इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, यानी सारे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रोटॉन के चारों तरफ होते हैं, उसको सराउंड करते हैं। या हम कह सकते हैं कि जो प्रोटॉन है शील्डेड बाय इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन द सराउंडिंग ऑफ प्रोटॉन। तो सिंपल सी बात यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि जो प्रोटॉन्स है हमारे, वो उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन उस प्रोटॉन को शील्ड करते हैं। ठीक है, तो जैसे ही अब हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होता है, इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, मान लो बी नॉट, तो इससे क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलेशन में आ जाते हैं, ऐसे ऐसे सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसके सर्कुलेशन से क्या होता है हमारा, इसके सर्कुलेशन से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ती है। देखो कैसे, मान लो ये प्रोटॉन यहाँ पर था और इस तरीके से यहाँ पर ये हमारी हुई है सर्कुलेशन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स के सर्कुलेशन से इस तरीके से ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन हुआ है यहाँ पर। तो इनके सर्कुलेशन से क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। पहले जो एक इलेक्ट्रॉन था हमारा वो एक पर्टिकुलर कुछ प्लेस पे था, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि उसके चारों तरफ डायमैग्नेटिक करंट आ गई है, तो यानी उसने और ज्यादा स्पेस सराउंड कर लिया है। ठीक है, पहले कोई चीज जो इतने पोर्शन में थी, थोड़े से पोर्शन में, अब उसका डायमैग्नेटिक करंट ज्यादा होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी है। तो यानी अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक छोटे प्लेस पे ना होकर एक बड़े प्लेस पे हो गई है, यानी अब उसने ज्यादा से ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है पहले एक छोटे से स्पेस में थी, अब उसका स्पेस बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो जैसे ये चीज होती है तो ये वाली चीज हमारी क्या होती है, डायमैग्नेटिक करंट। ठीक है, ये होती है डायमैग्नेटिक करंट। तो इसके होने से क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है उसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ता है कि एक यहां पर ना इस वाले मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड इसको हम बोल सकते हैं, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड, बीआई कह लो उसको, इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो यानी यहां पर एक ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है ड्यू टू इलेक्ट्रो डायमैग्नेटिक करंट, या फिर ड्यू टू इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन, हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जो ऑपोजिट होता है अप्लाई वाले मैग्नेटिक फील्ड के। ठीक है, तो अब अप्लाई वाला मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट था, बीआई अप्लाई, बीआई जो है यहाँ पर जनरेट हो गया ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो होता क्या है कि इस वाले अप्लाई फील्ड का इफेक्ट इतना नहीं हो पाता है, क्योंकि जितना मैग्नेटिक फील्ड होगा उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। अब क्या हुआ है कि इसका इफेक्ट इतना नहीं हो रहा है, तो अब क्या होगा, प्रोटॉन्स जो हैं अब वो ज्यादा शील्डेड हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से प्रोटॉन्स जो हैं वो शील्ड ज्यादा हो रहे हैं। पहले भी शील्ड थे लेकिन अब ज्यादा हो गए हैं, तो अब शील्डिंग की वजह से बाहर के अप्लाई फील्ड का इस पे इफेक्ट इतना नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब बाहर का फील्ड इतना इफेक्ट जब नहीं डाल पाएगा तो ये वाला जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसीलिए तो हुआ है ना, क्योंकि इस वाले इफेक्ट ने इसको कम कर दिया। तो अब जब अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड इतना नहीं लग पाएगा तो क्या होगा, हमारा जो प्रोटॉन है अब उसकी स्पिनिंग पे फर्क पड़ेगा। जो पहले मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा की वजह से ज्यादा स्पिनिंग कर रहा था, प्रिसिशन की फ्रीक्वेंसी उसकी ज्यादा हो रही थी, अब उसकी प्रिसिशन कम हो जाएगी, यानी अब वो कम फ्रीक्वेंसी जनरेट करेगा। तो अब वो कम फ्रीक्वेंसी पे प्रिसिशन करेगा, इसलिए उसकी जो रेडियो फ्रीक्वेंसी है वो भी कम हो जाएगी।
ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस हमने पढ़ा था, ये क्या होता है, डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी, राइट। तो यहां से हमने स्टार्ट किया था ये सब चीजें, ठीक है। तो ये तो थी डायमैग्नेटिक एनाइसोट्रॉपी की बात। अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। तो हमें क्या निकालना है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस क्या होता है। देखो, हमारे जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। जो हमारे प्रोटॉन्स होते हैं, हर प्रोटॉन सेम तरह की पीक्स नहीं देगा, क्योंकि अलग अलग इन्वायरमेंट होता है। अब मान लो कोई हमारा प्रोटॉन है जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, कुछ ऐसे प्रोटॉन भी होंगे जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो सबकी अलग अलग होती है, इसी वजह से उनकी फ्रीक्वेंसी पे भी फर्क पड़ता है। उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो हम क्या ले रहे हैं, मान लो कि एक CH3F एंड CH3Cl, इस तरह के हमारे दो मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है हमारा, ये जो तीनों हाइड्रोजन है इस तरीके से, क्या ये और ये हाइड्रोजन सेम होंगे? वैसे तो ये सब हाइड्रोजन ही हैं, पर क्या इन सब का एनवायरनमेंट सेम है? ये वाले हाइड्रोजन और ये वाले हाइड्रोजन सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फर्क पड़ रहा है फ्लोरीन एंड क्लोरीन से, क्योंकि ये होता है हमारा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है वो Cl से ज्यादा होती है। अब जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो गई तो इसने क्या किया, जो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी उसको अपनी तरफ पुल किया, ठीक है। तो यानी अब यहाँ जो प्रोटॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी थी वो अब इतनी ज्यादा नहीं हो पाई है, ठीक है। तो अब इसकी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, दैट मीन्स ये कम शील्डेड होगा, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी वो ज्यादा होनी चाहिए इस बार। तो मतलब हो क्या रहा है कि प्रोटॉन हमारे डिफरेंट इन्वायरमेंट में होने की वजह से सेम वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है। डिफरेंट इन्वायरमेंट में होने की वजह से इनकी वैल्यूज पे फर्क पड़ता है, डिफरेंट वैल्यूज आती है। तो इनका हम डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं, बट एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी निकालना एक पॉसिबल नहीं होता। तो हमें एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी तो चाहिए, तो कैसे निकालेंगे हम? तो इसीलिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस। अब क्या होगा, स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस के केस में क्या होगा कि हमें इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि स्टैंडर्ड है। कोई भी चीज स्टैंडर्ड हो गई मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू जो है वो फिक्स होगी। जैसे कि हमारा मान लो रूम टेम्परेचर ही है, अगर हम मान लें स्टैंडर्ड टेम्परेचर, क्या होगा, जो रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारा जो वैल्यू फिक्स हो गई कि टेम्परेचर इतना फिक्स है। इसी तरीके से यहाँ पर जो एक रेफरेंस सब्सटेंस हम ऐसा कोई लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू फिक्स होती है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है। अब उससे जो शिफ्ट आएगा, उससे जो डिफरेंस आएगा, वो अगर हमें पता चल जाए तो हम फिर एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। देखो, इसको अभी समझ नहीं आया होगा, है ना। तो देखते हैं, एक एग्जांपल देखो आप। मान लो कोई चीज है, कोई दो चीजें हैं, एक चीज का प्राइस 100 रुपीज है, ठीक है। आप कोई चीज ले रहे हो, उसका प्राइस 100 रुपीज है। दूसरी चीज का प्राइस आपको पता नहीं है, बट ये पता है कि उन दोनों के प्राइस में 80 रुपीज का डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, 100 रुपीज की कोई एक चीज है, दूसरी चीज की प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 80 रुपीज का डिफरेंस है। तो फिर दूसरी का प्राइस क्या होगा, निकाल पा रहे हो? देखो, कर सकते हो या नहीं? बिल्कुल निकाल पा रहे हो, 20 रुपीज होगा। कैसे पता चला? क्योंकि हमें एक का प्राइस पता था और फिर हमें दोनों का डिफरेंस पता था, तो हमें इजीली पता चल गया कि एक 100 की एक 20 की है, तभी तो उनका डिफरेंस 80 आया। तो यही चीज यहाँ पर करनी होती है। जो स्टैंडर्ड सब्सटेंस है हमारा, उसकी हमें कोई वैल्यू पता होती है, उससे कितना शिफ्ट आ रहा है यानी कितना डिफरेंस आ रहा है, वो अगर हमें पता चल जाता है तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी दूसरे वाले की आराम से निकाल पाते हैं। इसीलिए हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस, ठीक है। आई थिंक ये बहुत इजी एक्सप्लेनेशन हो गई है, ये बिल्कुल समझ आ जाना चाहिए कि हम ये यूज करते ही क्यों, वो इसीलिए यूज करते हैं। बस ये समझ लेना, जब भी आपको समझना है कि स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस क्यों यूज कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट क्यों नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बस ये समझ लेना, इसको यूज करने का यही कारण है कि जैसे हमें कोई दो चीज है, एक का प्राइस पता है दूसरे का नहीं पता है, पर उनका डिफरेंस अगर पता चल जाए तो हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम, इसीलिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्ड रेफरेंस सब्सटेंस तो है, अब ये सब्सटेंस होता क्या है, ये सब्सटेंस हमारा हम जो लेते हैं वो TMS लेते हैं, ट्राई मिथाइल सिलेन। ट्राई मिथाइल सिलेन मतलब ये वाला सब्सटेंस,
ट्राई मिथाइल सॉरी टेट्रामिथाइलसिलेन, ट्राई मिथाइल, पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ ट्राई मिथाइल बार बार, टेट्रामिथाइल आएगा क्योंकि चार ये वाले ग्रुप देख रहे हो ना आप, एल्काइल ग्रुप जो है 4 है इसमें, तो इसलिए टेट्रा मिथाइल ग्रुप 4 है, तो इसलिए टेट्रा मिथाइल, सिलिकॉन के लिए आया है सिलेन, ठीक है। तो ये टेट्रा मिथाइल सिलेन होता है। तो हम ये वाला सब्सटेंस ही क्यों यूज कर रहे हैं? अब ऐसा हो सकता है कि रेफरेंस सब्सटेंस तो और भी कुछ यूज कर सकते थे हम, लेकिन यही वाला सब्सटेंस क्यों लिया हमने? इसके कारण है, देखो क्या रीजन है इसका। फर्स्ट रीजन तो है इसकी इनर्टनेस, फर्स्ट रीजन है इसकी इनर्टनेस। अब आप कोई भी सब्सटेंस अगर लोगे तो अगर वो पहले से ही इनर्ट हुआ तो वो दूसरे वाले पे इफेक्ट डालेगा। यानी अगर हमने कोई एक पर्टिकुलर सैंपल लिया है कि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साथ में हमने एक रेफरेंस सब्सटेंस ऐसा ले लिया जो पहले से ही मतलब एक्टिव है, इनर्ट नहीं है, तो वो एक्टिव होने की वजह से क्या करेगा, कुछ पिक्स उसकी भी हमें दिखाई देगी। तो अब हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन सी पिक किसकी है। तो इसलिए हमें बेटर ये होगा कि हम एक ऐसा सब्सटेंस ले जो इनर्ट हो, जिसका कोई इफेक्ट ही ना पड़े उस पर, है ना। तो इसीलिए हम इसको यूज करते हैं क्योंकि इनर्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन होता है इसको लेने का, प्रोटॉन्स ऑफ मिथाइल इन TMS are shielded, are more shielded। जो प्रोटॉन्स हैं मिथाइल में, ये जो CH3 देख रहे हो आप, इसके जो ये प्रोटॉन्स देख रहे हो, तो TMS के जो प्रोटॉन्स होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा शील्डेड होते हैं। अब ये ज्यादा शील्डिंग होने की वजह से क्या करेंगे, शील्डेड होने की वजह से क्या होता है, देखो ज्यादा शील्डिंग की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जनरेट होती है। डायमैग्नेटिक करंट वाला केस देखो, जैसे यहाँ हमने देखा था, तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, जो हमारे अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट कम कर देगा। वहां से प्रिसिशन फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, तो कम वैल्यू हमें मिलेगी। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें ज्यादा चाहिए, तो ये शील्डिंग अगर ज्यादा होगी तो तभी हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो कम आएगी। तो इसकी होती भी कमी है, TMS की जो वैल्यू होती है वो अभी बताऊंगी, वो होती भी कमी है, इसीलिए हम इसको लेते हैं क्योंकि इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो ज्यादा शील्डेड होते हैं, राइट। अच्छा, ये ज्यादा शील्डेड होते क्यों हैं? देखो यहाँ पर सिलिकॉन हमने इसलिए लिया है क्योंकि सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है देन कार्बन या और कोई जो हमारा एटम होता है। तो सिलिकॉन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो कम होती है। जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस एरिया में जनरेट होगी और शील्डिंग ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहाँ सिलिकॉन लेने का फायदा यही है कि इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है ना। सिलिकॉन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने की वजह से ही हम इसको यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब एक स्केल हमारा होता है जिसमें TMS की वैल्यू यहाँ पर फिक्स होती है कि इसकी इतनी वैल्यू है। अब इससे जितना यहाँ पे डिफरेंस आएगा, मान लो कोई वैल्यू यहाँ आ गई, तो इसकी वैल्यू तो हमें पता है, ये वैल्यू हमारी पता चल गई कि यहाँ पर भाई डिफरेंस इतना है, तो इसको निकाल सकते हैं हम इजिली, ठीक है। तो यही रीजन होता है कि TMS की वैल्यू हम यहाँ पर लेते हैं और उससे जितना शिफ्ट आता है फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, उसी से हमारी फ्रिक्वेंसी निकल जाती है, ठीक है। तो जो शिफ्ट होता है ना TMS से, शिफ्ट कितना होगा, शिफ्ट फ्रॉम TMS, shift from TMS depends on applied magnetic field। जितना मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करोगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, TMS से शिफ्ट आएगा। कैसे आएगा, देखो जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, बार बार यही चीज माइंड में आनी चाहिए जो हम ये वाली चीज पढ़ रहे थे, बार बार इसे ही कंसीडर करो आप, जो डायमैग्नेटिक करंट है। तो यहाँ पे क्या होगा, जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड, अगर B0 की वैल्यू ज्यादा हो जाए BI से, यानी जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दोगे, तो धीरे धीरे क्या होने लगेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे, इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो गई तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट ज्यादा हो रहा है, इसका इफेक्ट कम हो रहा है जो ये इंड्यूस्ड वाला था, ठीक है। तो अगर ऐसा केस आ जाता है, इस केस में हमारी डेल्टा जो ये शिफ्ट है ये ज्यादा वैल्यू पे आएगा, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जितना ज्यादा ये वाला फील्ड होगा बी नॉट उतनी ही ज्यादा टीएमएस से वैल्यू ज्यादा आएगी, ठीक है ना। अब हो सकता है कि आपका कोई मान लो कोई 60 मेगाहर्ट्ज का है जो एक मिनट, अब मान लो कि हमने 1.41 टेस्ला बी नॉट अप्लाई किया, उस पे जो वैल्यू है आपकी आ गई मान लो 60 मेगाहर्ट्ज पे आपको फ्रीक्वेंसी वैल्यू पता चली, ठीक है। वहीं पे अगर आपने क्या किया 2.35 टेस्ला मान लो बी नॉट ले लिया, यहाँ पे आपको 100 मेगाहर्ट्ज पे मिली। तो हुआ क्या है कि जैसे जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया है हमारी जो शिफ्ट की वैल्यू है वो भी ज्यादा हुई है, यानी कि वो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा आई है, ठीक है। लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिफरेंट डिफरेंट हो रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा इंडिपेंडेंट रहे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चाहे जो भी हो वैल्यू हमें सेम मिल जाए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो हमारे यहाँ पर ये सब देखने के बाद में ये वाला पैरामीटर हमारे माइंड में आया कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज ना करे बट वैल्यू सेम मिल जाए। तो अब यहाँ पर हम नया पैरामीटर लेते हैं, एक न्यू पैरामीटर जो क्या कहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड इंडिपेंडेंट हो, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है इंडिपेंडेंट ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ। अब चाहे फील्ड स्ट्रेंथ कोई भी हो वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो अब हम एक ऐसा पैरामीटर यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। तो जैसे हमारा स्पेक्ट्रोमीटर होता है कोई, तो अगर उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उसमें जितनी भी होगी चाहे वो वैल्यू कुछ भी हो, लेकिन जो वैल्यू वो देगा हमारी वो सेम देगा फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। अब इस नए पैरामीटर को देखो जो फील्ड स्ट्रेंथ से इंडिपेंडेंट है, कैसे होगा ये? मान लो कि कोई हमारा मान लो कि एक 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर है, स्पेक्ट्रोमीटर जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं ये उसका जो इंस्ट्रूमेंट होता है, तो 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर है। उस पे मान लो कि जो हमारी पीक आ रही है, कोई भी वैल्यू जो हमें मिल रही है वो है 200 हर्ट्ज पे, यानी इतनी फ्रीक्वेंसी पे कोई पीक मिल रही है हमें। वहीं पे मान लो कि 100 की बजाय हमने ले लिया 60 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रोमीटर, उस केस में जो हमें पीक मिल रही है वो कितनी मिलेगी? मान लो 120, मान लो 120 हर्ट्ज पे मिलेगी, ठीक है। तो जब ये दोनों केस हमने देखे कि एक जो स्पेक्ट्रोमीटर है इतनी फील्ड स्ट्रेंथ का है, उस पे 200 हर्ट्ज आ रही है, 60 मेगा हर्ट्ज पे 120 हर्ट्ज आ रही है, तो हम क्या ऐसा नहीं कर सकते कि इसको हम जो है क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जो ये चीजें हैं ये सेम आ जाए, ये पीक सेम आए? तो ये दोनों पीक जो हो गई ये पीक्स डिफरेंट हो गई हैं, यानी अब हमें यहाँ पर इस वाले स्पेक्ट्रोमीटर में तो इतने पे पीक मिल रही है, इतने में इतने पे मिल रही है, तो अब हम कौन से वाली पीक को फाइंड आउट करें, कौन सी पीक को हम माने कि इस वाले प्रोटॉन की है, कैसे पता चलेगा ये चीज? तो उसी टर्म को उसी चीज को हमें सॉल्व करने के लिए एक ये नया पैरामीटर लाते हैं, वो होता है केमिकल शिफ्ट। केमिकल शिफ्ट डेल्टा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी यूनिट होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ठीक है। तो अब ये केमिकल शिफ्ट होता क्या है इसको देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है
ये फॉर्मूला हो गया इसका केमिकल शिफ्ट का, कि जो हमारा शिफ्ट आया है मतलब कितनी हमारी वैल्यू मिली है वो हम यहाँ पे लिख दें। मान लो जैसे यहाँ 200 मिली थी, और जो स्पेक्ट्रोमीटर की फ्रीक्वेंसी है मेगाहर्ट्ज में, यानी इतने मेगाहर्ट्ज का हमने स्पेक्ट्रोमीटर यूज किया था इतनी फ्रीक्वेंसी का, तो इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो क्या वैल्यू आती है 2 ppm। इसको हम ppm से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यानी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी आई 2 ppm। अब वही चीज मान लो शिफ्ट जो है हमारा आया था 120, और जो स्पेक्ट्रोमीटर हमने लिया था वो 60 का लिया था, तो यहाँ से भी कितनी वैल्यू आई है 2 ppm। तो अब चाहे स्पेक्ट्रोमीटर 100 का हो या 60 मेगाहर्ट्ज का हो, वैल्यू सेम आ रही है। तो इसी टर्म को, इसीलिए हम केमिकल शिफ्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर केमिकल शिफ्ट को यूज करने का रीजन यही है कि जो हमारी पीक्स आ रही हैं अब वो इंडिपेंडेंट हो गई हैं। अब हमें फर्क नहीं पड़ रहा है कि वो कौन सी रेडियो फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रोमीटर है, अब वैल्यू जो है हमारी वो सेम आएगी। तो अब हम कह सकते हैं कि इस प्रोटॉन की इतनी वैल्यू होती है केमिकल शिफ्ट की, ठीक है। तो जो हमारा टीएमएस होता है ना, ट्राइमिथाइल्सिलेन, जो हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस यूज करते हैं, इसकी जो डेल्टा वैल्यू होती है वो 0 ppm पे आती है, ठीक है ना। अब हम इस स्केल को देखते हैं कि केमिकल शिफ्ट का स्केल एक स्केल होता है, किस तरह से वर्क करता है। ये डेल्टा स्केल है, केमिकल शिफ्ट स्केल। यहाँ पे मान लो कोई 0 ppm वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है टीएमएस की, ठीक है। ये टीएमएस की वैल्यू यहाँ पर फिक्स है कि वो 0 ppm। इसमें इधर की साइड इस स्केल में वैल्यू आती है 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आएंगी वैल्यूज। दूसरी साइड -1 -2 -3 ऐसे आएंगी। यूजुअली क्या होता है, जो स्केल हमारा होता है इस साइड लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है, उस साइड पॉजिटिव होता है राइट साइड। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जो केमिकल शिफ्ट स्केल है वो इस साइड हमारा पॉजिटिव होता है, दूसरी साइड राइट साइड नेगेटिव होता है। तो इधर का जो ये एरिया होता है 0 टीएमएस से इधर की वैल्यू का, ये होता है शील्डेड प्रोटॉन्स के लिए। दिस इज फॉर शील्डेड प्रोटॉन्स। और जो इधर का एरिया होता है वो होता है डिशील्डेड प्रोटॉन्स के लिए। अब वैल्यूज कम क्यों आई है देख लो। शील्डिंग अगर ज्यादा है, प्रोटॉन्स की शील्डिंग जितनी ज्यादा होगी यानी उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वहां पर होगी, ठीक है। अराउंड द न्यूक्लियस या अराउंड द प्रोटॉन वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होने से फिर वही अप्लाई मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट इतना नहीं होगा, तो उसकी वैल्यू कम पे आएगी। तो इसीलिए टीएमएस से कम वैल्यू आती है शील्डेड प्रोटॉन्स के लिए। वही डीशील्डेड के केस में क्या होता है, हमारे जो डायमैग्नेटिक करंट होती है वो कम हो जाती है, यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, तो अब अप्लाई फील्ड का इफेक्ट ज्यादा होगा तो वहां पर वैल्यू ज्यादा आएगी, तो इसलिए डेल्टा वैल्यू ज्यादा आती है, ठीक है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लो डेल्टा वैल्यू, जितनी ज्यादा शील्डिंग उतनी डेल्टा वैल्यू लो आएगी, और यहाँ पर हाई डेल्टा वैल्यू, ठीक है। शील्डेड प्रोटॉन्स वाले रीजन को हम हाई फील्ड और अप फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। हाई फील्ड और अप फील्ड, वही हाई, ये जो डिशील्डेड वाला रीजन होता है इसको हम लो फील्ड और डाउन फील्ड भी बोलते हैं, लो फील्ड और डाउन फील्ड। तो अब समझ में आ गया कि हमने स्टैंडर्ड सब्सटेंस लिया और टीएमएस ही क्यों लिया, क्योंकि उसकी वैल्यू फिक्स है। इससे जितना भी शिफ्ट आप देखोगे, जितनी ज्यादा वैल्यू आप देख रहे हो दैट मीन्स कि वो हमारे डिशील्डेड प्रोटॉन्स की हैं, जितनी कम वैल्यूज देख रहे हो टीएमएस से वो हमारी शील्डेड प्रोटॉन्स के लिए हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अब जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उन सबकी वैल्यूज फिक्स होती है कि डेल्टा वैल्यू किसकी क्या होनी होती है। तो अब हमारा मान लो कि जो भी प्रोटॉन्स हैं हमारे किसी मॉलिक्यूल में, वो एक तरह के तो है नहीं, वो डिफरेंट इन्वायरमेंट में होते हैं। तो जहां पर जिस मॉलिक्यूल में हम सिमेट्री देखते हैं, जिस मॉलिक्यूल में हम सिमेट्री देख पा रहे हैं, उसमें जो प्रोटॉन्स है वो केमिकली इक्विवेलेंट होते हैं।
यानी केमिकली हम कह सकते हैं उनका एनवायरमेंट सेम होता है। जिस मॉलिक्यूल में सिमेट्री आप देख पा रहे हो तो उसकी सिर्फ एक पीक आएगी, क्योंकि सिर्फ उसमें एक ही तरह के प्रोटॉन्स हमें दिखेंगे, तो उसमें एक ही तरह की पीक देखने को मिलती है। अब वो कौन से होते हैं, जैसे बेंजीन हो गया हमारा, साइक्लोपेंटेन हो गया, एसीटोन हो गया, इनमें आप क्या देख पा रहे हो, H, साइक्लोपेंटेन दो हाइड्रोजन है, एसीटोन, क्या देख पा रहे हो इन सब मॉलिक्यूल्स में क्या कॉमन चीज है कि इन सब में सिमेट्री दिख रही है। अगर कोई एक्सेस पास करोगे तो इसके इधर भी इतना ही, इधर भी इतना ही, कहीं से भी एक्सेस पास कर लो तो मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक सिमेट्री देखने को मिल रही है। और जब मॉलिक्यूल में सिमेट्री होगी तो सारे हाइड्रोजन क्या होंगे, सारे प्रोटॉन्स केमिकली इक्विवेलेंट होंगे, केमिकली इक्विवेलेंट। और केमिकली इक्विवेलेंट होने की वजह से इन सब में एक ही तरह के प्रोटॉन, तो सिंगल पीक देखने को मिलेगी। ठीक है, सिंगल वैल्यू आएगी। ओके, तो यहाँ पे एक ही फ्रीक्वेंसी पे सब एक ही फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब करेंगे तो एक ही एनएमआर एब्जॉर्प्शन पीक यहाँ पर देखने को मिलेगी। वहीं पे दूसरे टाइप के हो सकते हैं, मान लो अब चेंज आ गया कि सिमेट्री नहीं रही, अब मान लो इस तरह के कोई मॉलिक्यूल है, तो सिमेट्री तो इसमें भी देख पा रहे हो आप कि यहाँ पर सिमेट्री, यहाँ पर भी सिमेट्री है, लेकिन इनके जो ये वाले प्रोटॉन्स हैं इनका इन्वायरमेंट तो डिफरेंट हो गया ना इस बार। इन दोनों मॉलिक्यूल्स में देखो अब क्या हो रहा है, इसमें दो तरह के हाइड्रोजन देख रहे हो आप, एक तो ये वाले हाइड्रोजन है और एक ये हाइड्रोजन है, तो इनका जो इन्वायरमेंट है दोनों का डिफरेंट है, तो इसलिए यहाँ पर दो एनएमआर एब्जॉर्प्शन पीक हमें मिलेगी। ऐसे ये देखो अब इधर हमारा जो ये वाले प्रोटॉन है इधर ऑक्सीजन के साथ अटैच है, कार्बन इधर कार्बन कार्बन के साथ अटैच है, यानी अब इनका भी इन्वायरमेंट सेम नहीं रहा, ये भी डिफरेंट हो गए, तो यहाँ पर भी मिलेंगी हमें टू पीक्स। ठीक है, ये होता है। इसी तरीके से अगर हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल बना देते हैं CH3CO CH2O CH3, मान लो ये बना दिया इस बार हमने, तो इसमें क्या देख पा रहे हो आप, ये हाइड्रोजन सेम नहीं है, ये तीन तरह के हाइड्रोजन इस बार दिख गए, तो यहाँ पर हमारी 3 पीक्स आएंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि कितनी पीक्स देखने को मिलेंगी, कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे, उनका प्रोटॉन आपको देखने की कितने तरह के प्रोटॉन उसमें है और फिर उनसे पता चलेगा कि कितनी पीक्स वहां पर आएंगी। ठीक है, इसी में एक चीज और इंक्लूड होती है कि अगर हमारी स्पिन जो होती है ना, स्पिन स्प्लिटिंग भी होती है, यानी पीक्स जो एक पीक आ रही है आपकी वो स्प्लिट हो जाती है 2-3 पीक्स में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे कैसे कैसे स्पिन स्प्लिटिंग होती है, और हमारी जो कुछ डेल्टा वैल्यू होती है हर मॉलिक्यूल के लिए क्या क्या होती है वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।